नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्या भारत चीन के साथ व्यापार को दरकिनार करके आगे बढ़ सकता है। वर्तमान में पूरे देश में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के पश्चात पूरे देश में चीन विरोधी जो भावनाएं बलवती होती जा रही हैं और उनके चलते चीनी सामान का जो बायकॉट चल रहा है वह बायकॉट जायज़ भी है और यह विरोध का तरीका बुरा भी नहीं है, क्योंकि इससे चीन को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा और उस आर्थिक नुकसान के पश्चात चीन कुछ समझौतावादी नीतियों के ऊपर चल सकता है। वर्तमान में जिस तरीके से वह तानाशाही नीतियों के ऊपर चल रहा है, तो उसके आर्थिक नुकसान के पश्चात हो सकता है वो कुछ भारत के साथ नरमी दिखलाए, क्योंकि चीन प्रत्येक देश के साथ जिस तरीके से उलझा हुआ है, उस उलझन से निकलने का एक ही आधार चीन दूसरे देशों को लगता है कि चीन को किसी भी तरीके से आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाए और चीन किसी भी सूरत में अपना आर्थिक जो है अहित नहीं करना चाहेगा और वही भारत के साथ है। लेकिन अब जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों के बाद में क्या हम लंबे समय तक चीनी जो सामान है उसके बगैर जी पाएंगे? हर व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीन के सामानों के ऊपर निर्भर है, तो हम आत्मनिर्भर कब होंगे? लंबा समय होगा। हमने चीन के साथ व्यापार 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार थी उस समय से प्रारंभ कर लिया था और आज कितने साल हो गए, इतने सालों के पश्चात भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं और अभी भी हमारा जो मुख्य मोटो है वो देश को आत्मनिर्भर होने का है और उसके पीछे की जो योजनाएं हैं वो धीरे धीरे आएंगी और तब तक चीन का जो है नया प्रारूप, सामान का नया प्रारूप आ जाएगा। हम जो सामान अब तैयार करेंगे उस सामान की एडवांस टेक्नोलॉजी चीन तैयार कर लेगा। अभी जो 5G टेक्नोलॉजी है, जो हुबई कंपनी है, चीन ने ही अभी डेवलप की है और उस कंपनी ने दूसरे देशों के साथ MOU शुरू कर लिए हैं। बाकी किसी भी कंपनी ने 5G के ऊपर अभी बड़ा काम नहीं किया है। तो अभी हम 4G के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वहाँ 5G जो है वो अच्छी तरीके से उन्होंने उसका परीक्षण करके और अब अन्य देशों के अंदर इसको संचालित करने के लिए उन देशों से MOU कर रहे हैं। तो मैं आपको ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के अंदर भारत के नुकसान के ऊपर आपको आंकड़ों के द्वारा आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। अभी जो साइट के ऊपर जो उपलब्ध आंकड़े हैं उनके हिसाब से ये जो व्यापार चल रहा है चीन के साथ हमारा, और हम हर बार व्यापार को बढ़ाने के ऊपर फोकस करते हैं, निवेश को बढ़ाना, व्यापार बढ़ाना। इस व्यापार से हमारा जो घाटा है वो 58 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। कुल जो व्यापार है 95 अरब डॉलर का है, उसमें से घाटा 58 अरब डॉलर पे आ चुका है। यानी हमारा निर्यात है वो 18 अरब डॉलर के आसपास ही सिमट चुका है। तो ये जो घाटा है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जहां अगर निवेश की बात करें तो हम निवेश का जो डिफरेंस है वो भी 5 अरब डॉलर को पार कर चुका है। हमारा जो निवेश है वो तो 1 अरब डॉलर पे ही नहीं पहुंच पाया है। बाकी जो है यानी 4 अरब डॉलर से ज़्यादा का जो निवेश है वो चीन का है और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चीन की बड़ी बड़ी कंपनियों ने भारत के अंदर निवेश किया है और उन्होंने यहाँ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना प्रारंभ किया है। ये निवेश धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो अब इंडिया की बुलेट ट्रेन हो या दूसरे प्रोजेक्ट हो। उन प्रोजेक्ट को करने वाली विश्व की अन्य कंपनियां इतनी टिकाऊ सस्ती नहीं है जितनी कि चाइनीज कंपनियां हैं। तो हमको इसके ऊपर विचार करना ही होगा और ये विचार बहुत ही जायज़ विचार है। अब से ही प्रारंभ करेंगे तो हो सकता है आने वाले 5 या 10 साल में हम कुछ आत्मनिर्भर होने
की संभावना व्यक्त कर सकें। जिस तरीके से हम चीन के आपके मशीनी उपकरण है, दवाइयाँ, कंप्यूटर, एसी, मोबाइल या स्वास्थ्य के उपकरण, ऑर्गेनिक केमिकल्स, खाद, इन सब के ऊपर चीन के लिए इतने ज़्यादा चीन के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंड है कि ये चीज़ें हमारे एक बड़े सेक्टर को कवर करती हैं, और इनके चीन के साथ कनेक्शन में अगर कुछ बेरुखी आती है तो ये सारी चीज़ें रुकने से भारत को बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हमारे मोबाइल हैं, हमारे कंप्यूटर हैं, वो उतनी टेक्नोलॉजी के नहीं है जितने कि वहाँ के हैं, और वो सस्ते हैं। दवाइयाँ जो बनती हैं इंडिया के अंदर, उसका 70% से अधिक कच्चा माल जो है चीन से प्राप्त हो रहा है। स्वास्थ्य के उपकरण हैं, वो सस्ते उपकरण इंडिया चीन से ही लेके आ रहा है। आपके ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, वो ज़्यादातर चीन से ही लेके आ रहे हैं। हम वहाँ क्या भेज रहे हैं? कॉटन है, तांबा, हीरा, रतन, ये कुछ एक चीज़ें भेज रहे हैं। अगर ये चीज़ हमने रोक भी ली तो इससे चीन को ज़्यादा असर नहीं होगा। चीन के पास दूसरे अल्टरनेटिव कंट्री हैं जहाँ से वो इन चीज़ों को प्राप्त भी कर सकता है। तो चीन इन चीज़ों को किसी भी परिस्थिति के अंदर जो है रुकने भी नहीं देगा, जो चीन यहाँ भेज रहा है। तो इसीलिए अब हम इंडिया क्या करेगा? इंडिया को यही है कि ये जो आत्मनिर्भरता का कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर ज़मीनी लेवल पे काम प्रारंभ हो जाए, और तब हम आत्मनिर्भर होंगे। और जब आत्मनिर्भर हो जाएंगे और हमारे जो सामान हैं वो सस्ते, कम लागत, टिकाऊ और चीन के कंपेयर के जो सामान हैं उनसे बेहतर हम तैयार कर लेंगे, तब वास्तविक बायकाट जो है वो प्रारंभ कर देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। गांधी जी ने बायकाट प्रारंभ किया था तो उस टाइम में उन्होंने खुद चरखा चलाया, घर घर चरखा चलवा दिया था। अब हम जो है सामान तैयार करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। इंडिया के अंदर सस्ती लेबर है, और उस लेबर को अगर काम मिल जाएगा तो वो लेबर बहुत सस्ता सामान तैयार कर देगी। एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर अगर काम प्रारंभ हो जाएंगे तो हो सकता है कि बहुत बड़ी क्रांति आ जाए। भारत के अंदर एक सबसे बड़ी योजना चलती है, नरेगा योजना, जिसके अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी को इधर से उधर किया जाता है। ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय से आ रही है। क्यों न चीन की तरह ये आपके जो छोटे खिलौने तैयार करते हैं, उनके अंदर जो है टेक्निकल लेबर नहीं है, उनके अंदर वो लेबर है जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है और जिसके लिए उनको कम मजदूरी देनी होगी, उससे ही काम करवा लिया जाता है। उन पार्ट्स को असेंबल करना है, बैठे बैठे उनको जोड़ना है। जिस तरीके से आपके बीड़ियाँ बांधते हैं या आप छोटे जो घरेलू उद्योग धंधे हैं उनके अंदर जो काम होते हैं, अगर नरेगा के अंदर भी इस तरह के काम प्रारंभ करवा दिए जाएं तो उन लोगों को एक तो रोजगार मिलेगा, और वो जो सामान है उस सामान की इंडिया के अंदर एक बड़ी रेंज तैयार हो जाएगी। हम उसको बाहर के देशों के अंदर भी भेजना प्रारंभ कर देंगे। चीन से हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी। खेती के अंदर अगर नए टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तब जाके हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। खेती के अंदर जिस तरीके से चीन के जो सामान आ चुके हैं, चीन के जो बीज आ गए हैं, चीन की जो खाद आ चुकी है, वो किसानों को ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही है, सस्ती है। और इंडिया की जो खाद हैं वो अभी महंगी है, उनके बीज भी महंगे हैं, वो इतनी दूर से आने के बाद में भी सस्ती है। हमारी टेक्नोलॉजी के द्वारा ये चीज़ें जो हैं सस्ती नहीं हो पा रही हैं। हमको इनके ऊपर बड़ा प्रयास करना होगा। चीन के अंदर जिस प्रकार से विद्यालयों में लैब हैं, वहाँ पर बच्चे जितना काम थ्योरी का करते हैं उससे ज़्यादा काम प्रैक्टिकल का करते हैं, और उस प्रैक्टिकल के काम का उनके साथ एक स्कोर ऐड हो जाता है। और वो बच्चे जब घर पे या दूसरी कहीं पर जगह जाके अगर किसी भी लैब में काम करते हैं तो उस काम के बदले उसके काम के घंटों का स्कोर ऐड हो जाता है, और वो जो स्कोर है उसकी लाइफ में जब वो बच्चा 12th पास करके जाएगा, उस स्कोर को देखने पे उनको एक आइडिया हो जाएगा कि इस बच्चे ने कितने दिन तक काम कर लिया है लैब के अंदर,
और उस काम के हिसाब से उसके आगे के जॉब तय हो जाते हैं। हम ज़्यादातर यहाँ क्या कर रहे हैं, सिर्फ थ्योरी ही पढ़ते आ रहे हैं, प्रैक्टिकल के ऊपर कम काम हुआ है। चीन के अंदर प्रैक्टिकल काम ज़्यादा है। हम यहाँ पर अलग अलग चीज़ें वो डालते रहते हैं सिलेबस में जिसका कोई औचित्य नहीं है। प्रत्येक सरकार अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को तैयार करती है, लेकिन उसमें वो टेक्नोलॉजी की चीज़ें नहीं हैं जो कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ज़रूरी हैं। इसीलिए जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन करके और पूरी जो टेक्नोलॉजी एजुकेशन जो है उसको लेके आना होगा, तब जाके ये काम प्रारंभ होगा। हम ये जो काम है बड़ी क्लासों से कर रहे हैं, 11वीं क्लास से हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, हमारे छठी और 7वीं के बच्चे हैं, वो मोबाइल, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल, छोटे छोटे चीज़ों को तैयार करते हैं, उनको खोल लेते हैं, उनको वापस पैक कर लेते हैं। तो क्यों न हम उनको लैब, व्यवस्थित रूप से लैब तैयार करके और वहाँ पर उनको एक नया ज्ञान प्रारंभ कर दें जो कि उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज और वो उनके लाइफ के एक स्कोर के अंदर ऐड हो जाए। और वो जो स्कोर जो है आगे जाके कहीं पर भी जॉब के अंदर की इस बंदे ने 5,000 या 20,000 घंटे या 10,000 घंटे इसको लैब का अनुभव हो गया है विद इन एजुकेशन लाइफ, वो आगे काम में आएगा उसके। ऐसी एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा ही हम चीन से मुकाबला कर पाएंगे। ये काम जो है आने वाले 4-5 साल तक हम करते जाएंगे तो हमारी संपूर्ण पॉपुलेशन को एक रोजगार मिल जाएगा और हम देश को खड़ा करने में सक्षम हो पाएंगे। जैसे मैंने नरेगा की बात करी है, नरेगा के अंदर जो काम है उस काम के अंदर वो चीज़ें डालनी होगी जो कुछ प्रोडक्शन देती हैं, यानी हमको नरेगा के द्वारा उनको रोजगार देना है, उसके बदले में उनको कुछ आर्थिक सहायता करनी होगी। लेकिन हम मिट्टी को इधर उधर करके कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों न हम ऐसी योजनाएं लेके आए जो हमारे बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स ऐसी योजनाएं लॉन्च करें एक बहुत बड़े सेक्टर को जिनके पास कोई काम नहीं है। अगर यहाँ काम दिया जाए तो ज़्यादा, यानी इतने लोग हैं, हर व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता है, चाहे वो 80 साल का आदमी है वो भी इच्छा रखता है। नरेगा के अंदर 80 साल के लोग भी काम करने जा रहे हैं, उन लोगों को काम दे दिया जाए, वो छोटे छोटे पार्ट्स बैठे बैठे इंस्टॉल कर लेंगे। चीन की ऐसी ऐसी चीज़ें बाज़ार में आ रही हैं, लोग सोचते हैं कि यार ये तो हम भी बना सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए ऊपर से योजना नहीं आई कि ये सारी चीज़ें हम ऐसे एक वर्कशॉप, नरेगा वर्कशॉप होगी, हर गांव में हो जाएगी ऐसी वर्कशॉप। और उस वर्कशॉप के अंदर ऐसा समय जब बाहर के काम जो हैं वो सारे रुक चुके हैं, जब जोड़ की खुदाई है या वृक्षारोपण का या समतलीकरण का है या आपके मेड़बंदी के काम जब ब्लॉक हो चुके हैं, उस टाइम में सरकार कहती कि काम जो है अब नहीं है और अनुकूल मौसम होने के ऊपर काम प्रारंभ किए जाएंगे। उन मौसमों के अंदर वो काम और उसके अंदर वो आदमी रखे जा सकते हैं जो आदमी वहाँ नहीं जाना चाहते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ टेक्निकल करने की इच्छा रखते हैं, उन लोगों को उस नरेगा वर्कशॉप में बिठा दीजिए। वो जो काम है वो देश को इतना आगे ले जाएगा कि यहाँ की जो सस्ती लेबर है, इस सस्ती लेबर के द्वारा तैयार प्रोडक्ट अगर चीन में भी बिकेगा तो हो सकता है कि बहुत सस्ता हो जाए। तो ये कुछ एक बातें हैं, इन बातों के ऊपर अगर रियल में काम प्रारंभ हो जाएगा तो भारत जो है आत्मनिर्भरता के वास्तविक कॉन्सेप्ट के ऊपर